हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जीशान रजा है और मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाने आया हूँ इस चैनल पे। ठीक है, और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप मेरी बात मानते हैं और आप पूरे ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपका बायोलॉजी में एक भी सवाल गलत नहीं होगा, अगर वो एनसीईआरटी से आता है तो। नीट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो लिविंग वर्ड है, जो कि आपको पता है कि 11th का फर्स्ट चैप्टर होता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपको, अगर आप एनसीईआरटी खोले हुए हो या जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पहला पैराग्राफ है जिसमें हमें इंट्रोडक्शन बताया गया है, इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। और इस इंट्रोडक्शन में ही एक सवाल उठा दिया गया है। वो सवाल क्या है? व्हाट इज़ लिविंग। और हमसे ये भी कहा गया है कि इससे ज़्यादा ये सवाल इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि लिविंग बीइंग को नॉन लिविंग बीइंग से सेपरेट करती है, जो कि अगर हम लोग साइंटिफिक बेस से सोचें तो, अगर हम लोग साइंटिफिक तरीके से सोचें तो एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि लिविंग बीइंग को डिफ़र करती हैं नॉन लिविंग बीइंग से। लिविंग बीइंग को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी खूबी है जो कि डिफ़र करती है नॉन लिविंग बीइंग से। और तो और उसमें यह भी बताया गया उस पैराग्राफ में कि आपको सोच के अचंभित होगा कि हमारे अर्थ पे 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं और हमारे अंदर, हमारे खुद के बॉडी के अंदर कई सारी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया चल रही है, या तो कई सारी केमिकल रिएक्शन चल रही है और कई सारे मॉलिक्यूलर ट्रैफिक्स हैं। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक्स का मतलब ये होता है कि आपके कई सारे अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, वो भी एक स्पेसिफिक मैनर में। जब कई सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैफिक कहते हैं। आपको पता होगा कि आप लोग जब जाम में फंसते हो तो कहते हो ट्रैफिक में फंस गया। तो वही बात है कि हमारे अंदर भी कई सारे मेटाबॉलिज्म चल रही है, कई सारी केमिकल रिएक्शन एक साथ चल रही है और इंडिपेंडेंट मैनर में, यानी कि किसी का दूसरे से संबंध नहीं है। और वो जब आप एक ही जगह चल रही हैं तो उसे हम लोग ट्रैफिक कहेंगे। और मॉलिक्यूलर ट्रैफिक क्यों? क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल से बनी, इसलिए हम लोग मॉलिक्यूलर ट्रैफिक कहते हैं। और भी कई सारी चीज़ें जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं इस अर्थ पे। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि इतने डिफरेंट चीज़ें हमारे एक अर्थ पे मिल रही हैं। ठीक है, और फिर हम लोग, आपका ये पहला पैराग्राफ खत्म होता है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका ये बताया गया है, क्वेश्चन अराइज किया गया कि लिविंग क्या है, जो कि पहले पैराग्राफ में बताया गया था कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या बताया जाता है। तो आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है व्हाट इज लिविंग। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके मन में क्या ख्याल आया होगा लिविंग सोच के। ये चीज़ आ गई होगी जो आपका ग्रोथ शो करे, ठीक है, ये आया होगा। और क्या होगा? जो कि रिप्रोडक्शन शो करे। ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्शन तो लिविंग ही शो करेंगे, आपके मन में यही आ रहा होगा। और ग्रोथ भी वही शो करेंगे यार, जिनमें आपका हाइट वोट बढ़े, ये बढ़े, और ये लिविंग ही में होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक आपके पास गिलास है या कोई बॉटल है वो आपका ग्रो कर जाए, ऐसा तो होता नहीं, उसकी लंबाई बढ़ गई है। ठीक है, तो आपके मन में आ गया ग्रोथ, आ गया रिप्रोडक्शन, आ गया फिर क्या आ गया? मेटाबॉलिज्म आ गया। ठीक है, ये भी आ गया आपके मन में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सोचोगे तो कॉन्शियसनेस आ गया। चलो भैया, आपने इतना तो सोच लिया कि आपके, अगर आप सोच रहे हो कि किसको लिविंग कहेंगे तो हाँ, ग्रोथ दिखाना चाहिए यार उसे, रिप्रोडक्शन तो जरूर शो करना चाहिए, और मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, और कॉन्शियसनेस यानी कि, मतलब पहले मैं आपको कॉन्शियसनेस को समझा देता हूँ। कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से वो रिएक्ट कैसा कर रहा है, उसका मतलब यही होता है। सपोज करो कि अगर आंधी आ रही है तो ऑब्वियसली आप कुछ बचाव करोगे। ठीक है, तूफान आ रहा तो आप वहाँ से जाओगे, दूर चल जाओगे। तो ये सब आपके रिएक्शन है। ये आपको मच्छर काटता है तो वहाँ पे आप पहले खुजलाओगे, ठीक है, तो आप मच्छर को मारोगे, आप यही कर सकते हो। तो जितने भी अगल बगल इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, सब लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक है, आपके मन में यही सारे ख्याल आए होंगे। ग्रोथ आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया, मेटाबॉलिज्म आ गया और कॉन्शियसनेस हो गया। ग्रोथ की बात करते हैं हम लोग।
देखो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि इंक्रीज इन द मास की बात कर लो या बात कर लो इंक्रीज इन द नंबर, ये दोनों के दोनों क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के। मतलब क्या हुआ, एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है मैं एकदम सीधी सीधी बोल रहा हूं, इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अब इस लाइन को हम लोग अच्छे से समझते हैं तो ये होता है कि आपका मास बढ़ना या तो नंबर बढ़ना, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के। ऑब्वियस ही बात है यार, गलत तो है नहीं इसमें कोई बात। तो इसके हिसाब से आपके जो सारे लिविंग है वो तो ग्रोथ शो कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद अपने आप को देख लो, आप जब छोटे थे तब आपका मास कुछ और था, इस समय आपका मास कुछ और है, तो ऑब्वियसली आपने ग्रोथ शो की है। ठीक है, आपने ग्रोथ यहाँ पे शो की है। चलो ये तो बात हो गई कि हाँ चलो लिविंग ग्रोथ शो कर रहे हैं, पर एनसीईआरटी में कुछ और भी लाइन लिखी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्या लिख रखा है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दे रखे हैं कि जरा इनको एक्सप्लेन करके दिखाओ। तो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिखे हैं, 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, माउंटेन्स, बोल्डर्स और एक और एग्जाम्पल है सैंड मॉन्ट्स। ठीक है, चलो सबसे पहले इनके मतलब समझते हैं। माउंटेन्स का मतलब तो आप जानते हो कि पहाड़ होता है, और बोल्डर्स का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, और सैंड मॉन्ट्स का मतलब होता है रेतीले पत्थर। ठीक है, एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि ये तीनों ग्रो शो करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि अरे ये ग्रो कैसे शो कर लिए। देखो एनसीईआरटी ने आपको पूरा समझा दिया है कि मास बढ़ रहा है या नंबर बढ़ रहा है, अगर इन दोनों में से कुछ भी हो जा रहा है तो ग्रोथ शो कर रहा है। और थोड़ा आप ये सोच के देखो कि आपका जो माउंटेन्स है या पत्थर है या रेतीले पत्थर है, आप जा रहे हो कुछ सालों बाद या आप गए हो इस समय, फिर आप 10 साल बाद 15 साल बाद जाओगे, तो ऑब्वियसली सपोज करो एक कोई पत्थर है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ गंदगियां तो चिपक ही जाएंगी यार, या कुछ जो पार्टिकल्स हैं एयर में वो उस पर आके बैठ जाएंगे। और इनके बैठने से क्या होगा यार, ये जो पत्थर है इसका जो मास है वो बढ़ जाएगा, और मास जो बढ़ जाएगा तो ये क्या शो कर रहा है आपका, ऑब्वियसली यार ग्रोथ शो कर रहा है। और ये एनसीईआरटी की लाइन को पूरा का पूरा फुलफिल कर रहा है। तो आप लोग क्या कह सकते हो कि ऑब्वियसली यार ग्रोथ शो कर रहा है, अरे ये तो ग्रोथ शो कर रहा है, ये तो ग्रोथ शो कर रहा है। आपके ग्रोथ शो करते हैं वो क्या होते हैं, आपके हिसाब से लिविंग होते हैं, पर यहां पे आपका जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रोथ शो कर रहा है। नॉन लिविंग में क्या मैंने बताया था आपको, माउंटेन्स बताए थे, बोल्डर्स बताए थे और सैंड मॉन्ट्स के बारे में बताए थे। उनके जब मास बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, कोई ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ग्रोथ हुआ वहां पे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ एक लिविंग बीइंग का ही कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे नहीं कह सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके खुद एग्जांपल ले रखे हैं कि माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गया, सैंड मॉन्ट्स हो गए, जब ये इनके मास बढ़ जा रहे हैं तो ये ग्रोथ शो कर रहे हैं, पर ये तो नॉन लिविंग है। यानी कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं और लिविंग बीइंग भी कर रहे हैं, नॉन लिविंग बीइंग भी कर रहे हैं, लिविंग बीइंग भी कर रहे हैं। तब आप इसको भैया कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते लिविंग बीइंग का, क्योंकि आपके नॉन लिविंग बीइंग भी ग्रोथ शो कर रहे हैं। चलो ये फंडा तो अपना क्लियर हो गया कि हाँ चलो ग्रोथ को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन को तो जरूर कहते होंगे कि हाँ भैया लिविंग बीइंग ही आपके रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हमने तो आज तक नहीं देखा कि कोई नॉन लिविंग बीइंग है 1 से 2 हो गया या 2 से 3 हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा तो हमने देखा नहीं। तो चलो उसकी बात कर लेते थोड़ी। देखो ग्रोथ की तो सारी बात हो गई है, अब थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन पे भी। ठीक है, तो यार रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अपने जैसा या सिमिलर, क्या बोला मैंने, थोड़ा थोड़ा अपने जैसा या एकदम अपने जैसा, सिमिलर हो या थोड़ा सा अलग हो। समझ में आया, या तो अपने जैसा हो, एकदम सिमिलर हो, या थोड़ा सा अलग हो। प्रोड्यूस करना, ठीक है, कोई भी एक पेरेंट अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, या तो सिमिलर प्रोड्यूस करे या तो थोड़ा उससे अलग हो। थोड़ा सा अलग कैसे हो, मैं उसकी बात करता हूं।
सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सिमिलर कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो वो आपका कैसा होता है, सिमिलर प्रोड्यूस होते हैं आपके, जो भी आपके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल हो रहे हैं और एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होते हैं। इन सबको आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। और हम लोग डिसिमिलर की बात करते हैं तो डिसिमिलर में आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाता है, जैसे कि आपका ह्यूमन शो करते हैं। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा जैसे नहीं हो, उनसे आपकी थोड़ी खूबियां मिलती हैं पर आप उनके जैसे पूरे नहीं दिखते हो, आप थोड़े अलग दिखते हो। ठीक है, ह्यूमंस की बात कर लो या आप एनिमल्स की बात कर लो, तो ये जो भी है आप इनमें सेक्सुअल मोड होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका वेरिएशन आ जाता है। क्या आता है? वेरिएशन आ जाता है, इसलिए आप एकदम सिमिलर नहीं दिखते हो अपने पेरेंट्स से। ठीक है, आपको इतना मतलब समझ में आया कि रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया। चलो अब ये बात कर लेते हैं कि भैया ये आपका लिविंग बीइंग का तो कैरेक्टरिस्टिक है ना कि नहीं है, इसका भी डाउट क्लियर कर दें, क्योंकि ग्रोथ में तो धोखा मिल ही गया। चलो रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं पहले। तो आपके दिमाग में आया तो यार रिप्रोडक्शन तो भैया लिविंग बीइंग का ही कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल होना चाहिए, लिविंग बीइंग ही शो करेंगे, नॉन लिविंग बीइंग थोड़ी ना शो करेंगे। लेकिन कुछ कॉन्ट्रडिक्शन इसमें भी आ जाते हैं। अगर उस कॉन्ट्रडिक्शन को आप वेरीफाई कर देते हो कि नहीं भैया ये गलत है कॉन्ट्रडिक्शन, तब आप सही हो कि लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर नहीं हो तो आपको मानना पड़ेगा कि ये लिविंग बीइंग नहीं, मतलब लिविंग बीइंग का ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। चलो पहले उन कॉन्ट्रडिक्शन को देखते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन एनसीईआरटी क्या देती है? पहला कॉन्ट्रडिक्शन ये देती है कि हनी बी जो होता है उसमें एक प्रजाति होती है, प्रजाति नहीं, उसमें कैटेगरी होती है वर्कर। ठीक है, हनी बी का जो पूरा ग्रुप होता है उसमें कैटेगरी होती है वर्कर, वो आपका स्टेराइल होती है। म्यूल्स की बात कर लो, म्यूल्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खच्चर कहते हैं। ठीक है, वो भी आपका स्टेराइल होता है। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल की बात कर लोगे, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल की बात कर लोगे, वो भी आपके स्टेराइल होते हैं, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि इनसे आपका रिप्रोडक्शन नहीं शो हो पा रहा है, ये ऑफ स्प्रिंग को नहीं बना पा रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम इन्हें नॉन लिविंग कह दें? अच्छा एक बात बताओ, कोई एक पेरेंट है उनके बच्चे नहीं हो रहे तो उन्हें मुर्दा कह दें? थोड़ा आप खुद सोच के देखो, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है कि किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, या म्यूल्स की बात कर लो वो स्टेराइल है तो उसे हम नॉन लिविंग कह दें? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब आपके ये सब लिविंग है और ये रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे हैं, तब ये लाइन भी कहना गलत हो गया कि रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। ये आपका लाइन भी तब गलत हो गया। ऑब्वियसली ये लाइन आपकी गलत है और एनसीईआरटी में इसकी एक साफ साफ लाइन लिखी है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग है। ठीक है, चलो अब रिप्रोडक्शन की भी बात हो गई और ग्रोथ की बात हो गई। ठीक है, अब मैं कुछ तुमको थोड़ा मिक्स पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा मिक्स भी पढ़ाया गया है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में ही। देखो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो आप ग्रोथ की बात कर रहे थे, मैंने कहा कि ग्रोथ ना भैया, ग्रोथ तो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो ही नहीं सकता लिविंग बीइंग का, क्योंकि नॉन लिविंग बीइंग भी शो कर रहे थे। तो एक चीज आप देखो कि आपने जो पढ़ा था ग्रोथ में, उसमें थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? सपोज करो ये पत्थर दे रखा है और इस पे आपके बाहर से पार्टिकल आगे इस पे चिपक रहे हैं। ठीक है, तो ये जब बाहर से पार्टिकल चिपक रहे हैं तो इसका जो ग्रोथ हो रहा है वो आउटसाइड से हो रहा है, और आप जो देखो तो आपका जो ग्रोथ हुआ है वो तो इनसाइड से हुआ है। कैसे इनसाइड से हुआ है? अरे भैया आपको बाहर से थोड़ी ना पता चल रहा था कि आप बच्चे से एकदम बड़े हो गए, वो तो आपके अंदर ही अंदर ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, तो एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। क्या लिखी है? ग्रोथ इनसाइड से, अगर अंदर से हम लोग कंपेयर करें ग्रोथ फ्रॉम द इनसाइड, तब हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है,
और कुछ मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना चाह रहा था। अब आप देखोगे कि बैक्टीरिया की हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, ये सपोज करो कि आपका एक डिश है, और ये खाने वाला डिश नहीं है, ये पेट्री डिश कहते हैं, जिसमें आपका बैक्टीरिया रखे जाते हैं। क्या कहते हैं? पेट्री डिश कहते हैं। चलो, जब आपको देखना होता है कि बैक्टीरिया के नंबर बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, तो आप ये देखोगे कि बैक्टीरिया 1 से 2 हो गया, 3 हो गया। अगर इनके यहाँ पे नंबर बढ़े कुछ समय बाद, तो हमें पता चलेगा हाँ इनमें ग्रोथ शो हो रही है। चलो एक बात बताओ, अगर हम लोग को ये सपोज करो अमीबा दे रखा है और इसमें ग्रोथ देखना है, तो हम लोग यही कहेंगे कि इसमें ग्रोथ तो हम लोग तभी देख पाएंगे जब ये 1 से 2 हो जाए। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है ना। इसका अगर हम लोग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो की बात करें तो वो स्टेबल नहीं होता और ये 2 में टूट जाता है। तो ये कह दिया आपने कि ग्रोथ हो गया, हमने भी कह दिया हाँ ग्रोथ हो गया। कैसे कह दिया? क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने आपको पहली लाइन ग्रोथ की पढ़ाई थी कि अगर आपका मास में नंबर बढ़े, मास आपका बढ़े या नंबर बढ़े, इसमें से कोई भी एक कंडीशन आ जाती है तो ग्रोथ शो हो रहा है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 से ये 2 बन जा रहे हैं, तो ये आपके ग्रोथ शो कर रहे हैं। ठीक है, आपके 1 से ये 2 बन गए तो आपका ग्रोथ शो कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, आपको ये नहीं लग रहा कि ये रिप्रोडक्शन भी शो कर रहे हैं? इसको हम लोग रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। 1 से 2 बन गए। थोड़ा आप खुद सोच के देखो, अब आपका यहां क्या हो रहा है कि ग्रोथ भी एक ही चीज है और यहां पे रिप्रोडक्शन भी एक ही चीज है। तो इसके लिए एक लाइन लिखी गई है कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक इंक्लूसिव इवेंट होता है। क्या होता है? खाली ये प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, या कह दो एक लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर लो। किसकी बात कर लो? लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर लोगे तो उसमें जो आपका ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? इंक्लूसिव इवेंट होता है। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि एकदम सिमिलर, आप पहचान भी ना पाओ कि कौन सा अलग है। और एक और लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि ग्रोथ की बात कर लोगे और रिप्रोडक्शन की बात करोगे, आपका ये एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। किसमें आपका एक्सक्लूसिव इवेंट होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में। किसमें होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में। हायर ऑर्गेनिज्म में आप बात कर लो, प्लांट की बात कर लो या आप एनिमल की बात कर लो, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। हायर ऑर्गेनिज्म का एकदम बेसिक से लेके चलेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो और आपको बायोलॉजी से समझ में भी आए। चलो एनिमल्स की बात कर लेते हैं। सपोज करो इसी में हम लोग सीधे ह्यूमन की बात कर लेते हैं और आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। ह्यूमंस की बात करोगे तो आपको ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। अब सपोज करो ये कोई ह्यूमन है और इसमें अगर ग्रोथ शो करना है तो ऑब्वियसली इसकी साइज ऐसी बड़ी हो जाएगी। ये आपकी कंडीशन हो गई ग्रोथ की। लेकिन अगर आपको रिप्रोडक्शन शो करना है तो आपको मेटिंग करानी पड़ेगी, फिर उसके बाद से यहाँ पे चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? आपको यहाँ पे पता चला कि ये ग्रोथ है और ये आपका रिप्रोडक्शन है, और ये आप खुद पहचान गए। कैसे पहचान गए? कि पहले कंडीशन में आपका क्या हुआ था कि जो एक ह्यूमन था उसकी वेट बढ़ गया, उसमें ग्रोथ दिखी, उसका मास बढ़ गया तो उसमें ग्रोथ दिखी। लेकिन जो सेकेंड केस था उसमें मेटिंग हुई, उसके बाद से चिल्ड्रन या डॉटर प्रोड्यूस हुए, तो वहां पे आपको रिप्रोडक्शन दिखा। तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं यहां पे अंतर कर सकता हूं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। इतना समझ में आ गया? चलो यार, रिप्रोडक्शन में हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं। तो देखो, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कि रिप्रोडक्शन को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि यह आपका लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके कई सारे ऐसे जानवर हैं जो कि आपका रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं, फिर भी हम उन्हें लिविंग कहते हैं। जब उन्हें हम लोग लिविंग कह सकते हैं तो रिप्रोडक्शन आपका कैसे कोई भी लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है? ओके, लेकिन चलो अब हम इसमें बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं।
रिप्रोडक्शन में आपका पहला तरीका आ गया एक एसेक्सुअल, और एक हो गया आपका सेक्सुअल, और एक हो गया आपका वेजिटेटिव। और आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे आपका ये दे रखा है कि आपका फंजाई जो होता है या आपका हाइड्रा जो होता है वो आपका क्या शो करता है, बडिंग शो करता है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं बडिंग का मतलब होता क्या है। सपोज करो ये आपका एक हाइड्रा दे रखा है और कुछ समय बाद इसमें आपका एक छोटा सा हाइड्रा निकल आ रहा है, तो इस हाइड्रा को हम लोग पेरेंट हाइड्रा कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे, डॉटर हाइड्रा कह देते हैं। तो होता क्या है कि कुछ समय बाद ये जो डॉटर हाइड्रा है वो जमीन पे गिर जाएगा और फिर से एक के नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। ये आपका डॉटर ही हाइड्रा है जो कि अब ये खुद एक पेरेंट बन गया है, और फिर ये कंडीशन चलती जाएगी। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, फिर एक डॉटर निकलेगा, फिर आपका ये जमीन पे गिरेगा और फिर एक हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। तो और इस कैटेगरी को, बर्डिंग को हम लोग किस में रखते हैं, वेजिटेटिव में रखते हैं। ठीक है। एक और टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो कुछ नाम से ही लग रहा हो कि फ्रैगमेंट में टूटना। अब फ्रैगमेंट क्या होता है, आपका छोटे छोटे पार्ट में टूटना। इसमें होता क्या है कि आपका सपोज करो ये आपका कोई एक एनिमल है और इसे फ्रैगमेंटेशन शो करना है। क्या शो करना है भी, आपका फ्रैगमेंटेशन शो करना है। तो क्या होगा कि ये अपने को ही छोटे छोटे फ्रैगमेंट में बांट लेगा और ये आपके नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये आपका हो गया फ्रैगमेंटेशन। और एक और दे रखा है आपका ट्रू रीजनरेशन। पहले हम लोग रीजनरेशन का मतलब समझ लेते हैं, फिर ट्रू रीजनरेशन का मतलब समझेंगे। देखो रीजनरेशन को हम लोग समझना है तो हम लोग छिपकली समझ सकते हैं कि अगर आप उसके पूंछ को काटते हो तो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उसके पूंछ दोबारा आ जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। और ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या है कि उसमें पूरा ही पूरा रीजनरेशन 100% शो हो। तो ऐसा एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, और वो है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया एक आपका ऑर्गेनिज्म है और उससे आप कितने भी पार्ट में तोड़ो और वो जितने भी पार्ट में तोड़ोगे वो एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू रीजनरेशन कहते हैं। फंजाई की बात कर लो या प्रोटोनियम ऑफ द मॉसेस की बात कर लो, ये आपके जितने भी हैं वो आपके रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल बर्ड से। किससे करते हैं, एसेक्सुअल बर्ड से। मैंने इसके पहले फंजाई और हाइड्रा में बडिंग भी बताया था, और फंजाई में आपके एसेक्सुअल बर्ड्स भी एसेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एसेक्सुअल आपके यहाँ पे स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपके कितने टाइप के हो गए, एसेक्सुअल जिसमें आपके स्पोर पाए जाएंगे, और वेजिटेटिव में मैंने आपको हाइड्रा बताया, फ्रैगमेंटेशन बताया, और एक रीजनरेशन टाइप का भी पाया जाता है जो कि एक रिप्रोडक्शन मान लिया गया है, क्योंकि उससे आपके क्या होते हैं कि आपके उसी सपोज करो कि आपका प्लेनेरिया है, उसका कोई भी पार्ट है वो एक नए बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है, तो उससे हम लोग एक रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। और सेक्सुअल के बारे में तो आप लोग जानते हो कि जो कि आके एनिमल शो करते हैं उसे हम लोग सेक्सुअल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऐसी बात नहीं कि आपके सेक्सुअली शो करते हैं, आपका एसेक्सुअल भी शो, आपका यहाँ पे फंजाई भी से शो करते हैं, एल्गे भी शो करते हैं। आप इसे पढ़ोगे आने वाले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, प्लांट किंगडम में। तो सेक्सुअल में क्या होता है, सबसे मेन जो क्रूशियल स्टेज होती है फर्टिलाइजेशन होती है। जहाँ पे आपकी सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन दिख गया उसे हम लोग कह देंगे सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा आगे। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का आपका पूरा खत्म होता है। आपने ग्रोथ के बारे में बात कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म। देखो यार, मेटाबॉलिज्म जो होता है उससे आपको क्या समझ में आ रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन
या कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपके बॉडी के अंदर हो रही है, क्या मैंने बोला, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपके बॉडी के अंदर हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। इतनी बात समझ में आती है? क्या मैंने बोला, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपके बॉडी के अंदर हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया है वो भी आपका मेटाबॉलिज्म शो करेगा। ह्यूमन बीइंग तो ऑब्वियसली हमारे अंदर तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन पाई जाती हैं। बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो कि आपका डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। प्लांट केमिकल रिएक्शन शो करेगा। यानी कि जितनी भी लिविंग बीइंग है वो आपका केमिकल रिएक्शन शो करने वाले अपने बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हम किसी नॉन लिविंग की बात करें तो हमें तो कोई दूर तक नहीं दिखता कि कोई अपने अंदर खुद का केमिकल रिएक्शन करा रही हो, है ना। तो बैक्टीरिया है अपना एंजाइम बनाएगा, ह्यूमन अपना डाइजेशन के लिए एंजाइम बनाता है, और भी कई सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर चलती रहती हैं, स्टेरॉइड्स हमारे अंदर चलते हैं। लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई नॉन लिविंग बीइंग है उसमें भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो लिविंग बीइंग का क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन इसके लिए भी एनसीईआरटी में दे रखा है कि आप लोग के दिमाग में आ गया होगा, अरे यार एक लैब की रिएक्शन तो होती है ना। कौन सी रिएक्शन? लैब की जो रिएक्शन होती है वो तो आपका कह ही सकते हो यार कि जो आपकी लैब की रिएक्शन हो रही है वो तो आप कह सकते हो कि भैया मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है। क्यों? बिल्कुल कह सकते हो कि मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो इस लाइन को बहुत ही ध्यान सुनना। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि जो इन विट्रो रिएक्शन होती है वो एक लिविंग रिएक्शन है, लेकिन वो किसी लिविंग बीइंग के अंदर नहीं हो रही है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, एकदम हुबहू लाइन लिखी है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर सोरली अ लिविंग रिएक्शन बट नॉट ऑकर इन द लिविंग बीइंग्स। इस लाइन का मतलब ये है, सबसे पहले हम लोग इन विट्रो की बात कर लेते हैं। जो भी आपका आउटसाइड हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं। तो आप कोई केमिकल लैब में रिएक्शन करा रहे हो तो उसे हम लोग इन विट्रो कहेंगे। सपोज कोई रिएक्शन हो रही है तो ये तो जो आपकी रिएक्शन हो रही है किसी लिविंग बॉडी में हो रही है तो इसे हम लोग लिविंग रिएक्शन कहेंगे। और ये हो किस में रही है, किसी नॉन लिविंग बॉडी में हो रही है। और ये हो नहीं रही है, ये आपने खुद कराई है लैब में। अगर आप इसे लैब में नहीं कराते तो ये रिएक्शन नहीं होती और कभी भी नहीं होती। तो ऑब्वियसली इसके कारण आप हो इस रिएक्शन को कराने का। ये कोई नॉन लिविंग बॉडी नहीं है जो टेस्ट ट्यूब है जो इसका कारण बन गया है कि उसमें ये रिएक्शन हो रही है तो हम लोग कहेंगे ये आपका मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये है कि हाँ ये एक लिविंग रिएक्शन है जिसको हम लोग लैब में करा रहे हैं, बाहर करा रहे हैं, एक नॉन लिविंग बॉडी में करा रहे हैं। और वो भी करा कौन रहा है? करा कौन रहा है? ह्यूमन्स ही तो करा रहे हैं ये सब। तो ऑब्वियसली यार अगर कोई साइंटिस्ट या कोई आदमी लैब में ना ये रिएक्शन कराता तो ये रिएक्शन होने वाली भी नहीं थी। तो ये कहाँ से आपका मेटाबॉलिज्म कहला जाएगा, नॉन लिविंग बीइंग का। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म हमारा एक अभी तक का पहला कैरेक्टरिस्टिक निकल के आया लिविंग बीइंग का, जो कि आपका खाली और खाली लिविंग बीइंग में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद से हमने क्या सोचा था, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या सोचेंगे, आप कॉन्शियसनेस के बारे में सोच लेंगे। ठीक है, कॉन्शियसनेस मैंने आपको शुरुआती लेक्चर में बता दिया था कि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट के प्रति कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सपोज करो हमें ठंडी लग रही है तो कुड़ुक्की मारेगी, हमें गर्मी लग रही है तो पसीना होगा, मच्छर काटना है तो हम मच्छर को मारेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम जो इन्वायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो उससे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस कहेंगे यार। ठीक है, कॉन्शियसनेस कहेंगे उसे। तो इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है उसके हम लोग समझ लेते हैं। देखो एनसीईआरटी ने सीधे सीधे लिख दिया है कि कॉन्शियसनेस आपका लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है। अब एक बात बताओ, आप ही खुद एक बात बताओ, सपोज करो आपका ये बॉटल रखी हुई है और आपकी वहाँ से दूर से आंधी आ रही है,
आंधी आ रही है, इधर इधर आंधी आ रही है, आप लोग तो भाग जाओगे। अब ये बॉटल तो है नहीं कि जो भागेगी खुद ब खुद, ठीक है, अब लेके जाओ तो बात अलग है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये खुद ब खुद भागेगी। या सपोज करो इस पर मच्छर इसको काटने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे लाल होने लगेगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। पहले बात तो मच्छर से क्यों काटेगा, खून होना चाहिए ना। तो पहली बात तो ये कि आपका ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है शो कर रही है कंसिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक शो ही नहीं कर रही है। बॉटल की बात इसलिए लिया हूँ क्योंकि एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हो जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका कोई भी ऐसा नॉन लिविंग बीइंग नहीं है जो कि कंसिस्टेंस शो करता हो। एक और एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि जो आपके ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके पास होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या होती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ मतलब खुद से थोड़ा सतर्क रहना। आप ऐसा कह सकते हो, खुद से सतर्क रहना। ह्यूमन बीइंग में ये खासियत है और किसी में ये खासियत नहीं है। और खुद से सतर्क रहना जैसे एक मतलब हम लोग अपना अच्छा सोच सकते हैं, या मैं ये काम करूँगा तो हाँ मुझे फ्यूचर में ये फ़ायदा होने वाला है, या मैं ये गलत कर रहा हूँ तो आगे जाके मैं इससे नुकसान में पड़ सकता हूँ। वो अपने से ही वाकिफ़ रहता है, कहते हैं ना अवेयर ऑफ द हिमसेल्फ। वो खुद से ही अवेयर रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ और इसका अंजाम क्या होने वाला है ये भी मुझे पता है। तो ये जो खासियत है ना, ये खाली और खाली ह्यूमन बीइंग में ही होती है। और एक और कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे एनसीईआरटी ने हर एक पैराग्राफ में, जैसे ग्रोथ में उसने कॉन्ट्रडिक्शन दिया था और मेटाबॉलिज्म आपका कॉन्ट्रडिक्शन दिया था, आपका इधर की तरफ रिप्रोडक्शन में कॉन्ट्रडिक्शन दिया था। तो कॉन्शियसनेस भी एनसीईआरटी ने कॉन्ट्रडिक्शन दिया हुआ है। उस कॉन्ट्रडिक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। सपोज कर लो एक ह्यूमन बीइंग है जो कि एक कोमा पेशेंट है। कोमा पेशेंट आप जानते ही हो कि उससे किस पे हम लोग सर्वाइव करता है, वो जो भी सर्वाइव करता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पे सर्वाइव करता है, ठीक है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पे वो सर्वाइव कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट को निकालोगे तो ऑब्वियसली वो आदमी की डेथ हो जानी है। तो एनसीईआरटी ये कह रही है कि, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो कोमा में पेशेंट होते हैं उनके जो ब्रेन होते हैं वो डेड होते हैं। और आप जानते हो कि ब्रेन हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, हमारे शरीर का सीपीयू होता है ब्रेन। जब यही आपका काम नहीं कर रहा है तो कंसिस्टेंस कैसे रह जाएगी आपके बॉडी में? आप खुद ही सोच के देखो कि आपका ब्रेन ना काम करे तब आप कुछ सोच ही ना पाओ। तब यही एनसीईआरटी पूछ रही है कि आप इसे मरा हुआ कहोगे या जिंदा कहोगे। तो इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा रीज़न है। रीज़न ये है कि वो जो आपका जो कोमा पेशेंट है, जैसे होता क्या है कि हमें मच्छर काटता है तो या तो हम उसे मारेंगे, या तो क्या होगा, या तो आपका जो शरीर है वहाँ पे थोड़ा लाल पड़ जाएगा, ठीक है, यही हो सकता है आपका। देखो अब कोमा पेशेंट तो मारने से रहा, वो तो मार नहीं पा रहा मच्छर को, लेकिन हाँ उसकी बॉडी जरूर शो करेगी। क्या शो करेगी? जहाँ पे मच्छर ने काटा है वहाँ पे लाल हो जाएगा उसका बॉडी, ठीक है। आपकी वहाँ पे बॉडी थोड़ी लाल हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपको इसी से पता चल रहा है कि वहाँ पे कॉन्शियसनेस तो दिख रही है हमें। और जब आपको कॉन्शियसनेस दिख रही है तो आप क्या कहोगे कि कॉन्शियसनेस तो एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऑब्वियसली जो आपका पेशेंट कोमा में है वो भी आपका एक लिविंग बीइंग है ना। अच्छी लाइन। तो क्या था कि जो आपका पेशेंट है कोमा में वो भी आपका एक लिविंग बीइंग है, क्योंकि वो आपका क्या शो कर रहा है? कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी यार? हमने बात की थी कि लिविंग बीइंग्स की बात की थी, और एनसीईआरटी ने पहले ही क्वेश्चन पूछ दिया कि लिविंग क्या है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लिविंग बीइंग को हम लोग नॉन लिविंग बीइंग से कैसे अंतर पैदा करेंगे। तो आपके दिमाग में आया था ग्रोथ, आया था ग्रोथ आ गया था आपका इधर की तरफ, आपका रिप्रोडक्शन आ गया था, आपका फिर से मेटाबॉलिज्म आ गया था, फिर आपका क्या आ गया था? कॉन्शियसनेस आ गया था। ये चार चीज़ें आपके दिमाग में आ गई थी कि हाँ
सर ये चीज़ तो होनी चाहिए लिविंग बीइंग में, लेकिन फिर हमने कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन दिए कि ग्रोथ में आपका माउंटेन्स की बात कर लोगे, बोल्डर्स की बात कर लोगे, या आप सैंड मॉन्स की बात कर लोगे, तो ये आपके ग्रोथ शो करते हैं। क्या शो करते हैं? आपका ये ग्रोथ शो करते हैं। कैसे ग्रोथ शो करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था कि इनके ऊपर गंदगियाँ चिपक जाएंगी या जो एयर पार्टिकल है वो चिपक जाएंगे, तो उनका मास बढ़ जाएगा, तो ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये तो आपका कैंसिल हो गया था, तो ग्रोथ कैंसिल। रिप्रोडक्शन की बात करो तो रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने कॉन्ट्रडिक्शन क्या दिया था? एनसीईआरटी ने कॉन्ट्रडिक्शन ये दिया था कि कई सारे आपके लिविंग बीइंग हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं। एग्जाम्पल भी बताए थे मैंने आपको, म्यूल्स हो गया था, वर्कर बी हो गया था, और क्या, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया था। तो ये जितने भी 3 चीज़ मैंने बताई ये आपके रिप्रोडक्शन नहीं शो करते, और ये तो आपके हैं लिविंग बीइंग। तो ऑब्वियसली यार, जब ये आपके लिविंग बीइंग और रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे हैं, तो आपका रिप्रोडक्शन कैसे कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग बीइंग का? हो ही नहीं सकता। अब हम इन्हें नॉन लिविंग बीइंग तो कह नहीं सकते, तो ये भी आपका बचा नहीं। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ग्रोथ और द रिप्रोडक्शन आपके एक एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। किस में होते हैं? हायर ऑर्गेनिज्म में आपके क्या होंगे? ये एक एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब आप उसमें अंतर कर पाओगे कि ग्रोथ जो होता है वो अलग चीज़ है, रिप्रोडक्शन जो होता है अलग चीज़ है। किसमें? हायर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो उसमें आप अंतर नहीं कर पाओगे। ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं। तो मेटाबॉलिज्म आती है आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि किसी लिविंग बॉडी के अंदर हो रही हो, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि एक कोई लिविंग बॉडी शो कर रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और हमने बात किया था कि हाँ यार, मेटाबॉलिज्म तो आपका लिविंग बॉडी में होता है। और मैंने आपकी लैब वाली बात भी बताई थी कि जो आपका इन विट्रो होता है वो एक लिविंग रिएक्शन है, लेकिन वो एक हो रहा है नॉन लिविंग बॉडी में, और कराने वाले भी तो हम ही हैं। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग का। फिर हम लोग ने बात की थी कॉन्शियसनेस की, बात कर ली थी कॉन्शियसनेस पे। अभी हमने बात की है कि जो आपके नेचर के हिसाब से हम लोग रेस्पॉन्स देते हैं उसे हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं। और एक और स्पेशल लाइन लिखी थी, जो आपका ह्यूमन बीइंग होता है वो आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। एनसीईआरटी की एक लाइन है कि बायोलॉजी, चलो सही से लिखते हैं, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आप लोग बायोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये आपकी कहानी है। और किसकी कहानी है? उन लाइफ की कहानी है जो कि अर्थ पे रहते हैं। देख रहे हो, चैप्टर हम लोग शुरुआत किए और हम लोग ने 2-3 पेज पढ़ लिया, और जो लाइन एनसीईआरटी को पहले लिखने चाहिए तो एकदम लास्ट में लिखी है, 2-3 पेज बाद लिखी है। ये होती है एनसीईआरटी, ठीक है। मतलब जो चीज़ पहले लिखने चाहिए थी वो इधर लिखी है, एकदम घुमा फिरा के एनसीईआरटी लिखी है। तो आप लोग को एनसीईआरटी की हर एक लाइन आप लोग को पढ़नी चाहिए, ठीक है। और एक ये इम्पॉर्टेंट लाइन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलो एक और लाइन लिखी है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। क्या बोला मैंने? बायोलॉजी जो है वो आपकी स्टोरी है, किसकी? इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आपकी बायोलॉजी है वो भी एक कहानी है, किसकी? उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन की जो कि अर्थ पे हुए हैं। हम लोग ने बायोलॉजी में आगे इवोल्यूशन एक चैप्टर है, वहाँ पे आप डायनासोर के बारे में पढ़ोगे, उससे आपके कैसे सौरोप्सिड, सिनेप्सिड, वो सब आगे की बातें हैं। वो सब जो भी चीज़ें वो आपकी बायोलॉजी ही है, ठीक है। और ये भी लिखा है कि जो आपके इस समय जीव जंतु हैं वो कहीं ना कहीं पीछे से जुड़े हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो लिंक हैं किसी ना किसी से। सब लोग कहते हैं ना पूर्वज हैं ये उसके, तो वही बात है, वो लिंक है और आगे भी लिंक रहेंगे,
क्या लाइन लिखी है एनसीईआरटी में? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिंक टू वन अनदर, linked to one another by sharing a common genetic material but to a varying degrees। क्या मैंने बोल दिया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लोगे, प्रेजेंट हो गया आपका, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, वो आपके क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है, क्यों सिमिलर है? क्योंकि उनके जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो सिमिलर है, बट टू वैरिंग डिग्रीज। यार क्या बोला मैंने? बट टू वैरिंग डिग्रीज। मतलब क्या है कि हाँ वो सिमिलर तो है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ हद तक सिमिलर है। आगे जाते जाओगे तो डिससिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपका वेरिएशन आता जाएगा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नेसेसरी है। ठीक है, तो आपके जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो सिमिलर रहेंगे, लेकिन कुछ हद तक रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका फिर से टैक्सोनॉमी की बात होगी वहाँ पे, और कुछ डाइवर्सिटी की भी बात चलेगी, और आपको कल मैं नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।